हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न टुगेदर। आज हम करने जा रहे हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ बिजनेस स्टडीज का ये टॉपिक है, चैप्टर 1 नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गाइस डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड सॉरी, मैं आपको बहुत लेट वीडियो अपलोड कर रही हूँ, तो मैं ज़्यादा बातें ना करते हुए तो हम स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को, दैट इज़ नेचर ऑफ मैनेजमेंट। नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या चीज़ है? अब क्या होता है कि इंसान, जब हम कहते हैं कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट, किसी चीज़ का क्या होता है, नेचर, स्वभाव, वो चीज़ कैसी है। ठीक, अब क्या होता है कि कोई इंसान पूछता है कि ये इसका नेचर कैसा है, इसका नेचर स्वीट है, ये एरोगेंट है। ठीक है, लोग यही बोलते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लोगों के डिफरेंट डिफरेंट व्यू पॉइंट्स होते हैं हमारे प्रति, हमारे नेचर के प्रति। उसी तरह नेचर ऑफ मैनेजमेंट में नेचर कैसा है मैनेजमेंट का, हर एक ऑथर ने अपने अकॉर्डिंग दिया है। कोई बोल रहा है कि मैनेजमेंट एज अ साइंस काम कर रही है, कोई बोल रहा है उसमें कुछ गुण आर्ट्स के भी हैं, कोई बोल रहा है उसमें प्रोफेशन भी है। अब इन चीज़ों को हम स्टडी करेंगे कि मैनेजमेंट का नेचर वाकई में है क्या। ठीक, हम यही चीज़ स्टडी करेंगे कि नेचर क्या है मैनेजमेंट का। मैनेजमेंट का मीनिंग क्या होता है? मैनेजमेंट टैक्टफुली, लोगों को अच्छे तरीके से क्या करना, मैनेज करना, संभालना। सो अब क्या है कि कोई ऑथर बोल रहा है कि एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, साइंस है मैनेजमेंट, क्योंकि उसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं। ठीक है, सिस्टमैटिक बॉडीज है उसमें, इसलिए वो उसको क्या बोल रहे हैं, वो साइंस है। कोई बोल रहा है आर्ट है। आर्ट क्यों है? क्योंकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर होती है मैनेजमेंट के लिए। ऐसे तो है नहीं एक बार हमने मैनेज कर लिया तो सारी चीज़ ठीक है, परफेक्ट चलेगी, नहीं। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैनेजमेंट चेंज होगी, हमें उसी अकॉर्डिंग अपनी चीज़ को मैनेज करना पड़ेगा। अब कोई एग्ज़ाम है, अगर आप किसी कंपिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आप तैयारी कर रहे हो और 1 महीना रह गया उस पेपर में, स्टार्टिंग से तो आप 5 घंटे, 4 घंटे, 3 घंटे, जितना आपके पास टाइम था पढ़ रहे थे। अब 1 महीना रह गया, आप वही 4-5 घंटे करोगे कि आप उस चीज़ को मैनेज करोगे? उस टाइम को क्या करते हैं हम, इंक्रीज करते हैं ना। उसी अकॉर्डिंग मैनेजमेंट क्या है कि हमारे पास प्रैक्टिस है। उसको आर्ट क्यों बोला जाता है? कि उसमें क्या होती है, प्रैक्टिस होती है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। कुछ ऑथर्स बोलते हैं कि मैनेजमेंट क्या है, एक प्रोफेशन है, एक प्रोफेशनल काम है। ठीक, अब इसको हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि मैनेजमेंट एज अ साइंस, मैनेजमेंट साइंस के तौर पे कैसी है। मैनेजमेंट क्या साइंस के तौर पे कैसी है? हमारी जो मैनेजमेंट है साइंस में कि वो किस पे बेस्ड होती है? अगर हम बोल रहे हैं साइंस है तो ऑब्वियस साइंस हमारी किस पे बेस्ड है? फाइंडिंग्स पे, फैक्ट्स पे, इवेंट्स पे, इन्हीं चीजों पे बेस्ड है हमारी साइंस। साइंस किन चीजों पे बेस्ड है? फैक्ट्स पे, इवेंट्स पे एंड फाइंडिंग्स पे। ठीक है, हमारे पास क्या होता है, साइंस क्या बोलती है कि हमारे पास हर चीज एक सिस्टमेटिक वे में होती है। ऑब्वियस होती है, अगर आप कोई लैब में जाके एक्सपेरिमेंट करोगे, कोई चीज इधर की इधर डाल दी, तो ऑब्वियस है उस चीज का नुकसान आपको भी पता है, जो साइंस के बच्चे कितना भारी होता है। ठीक है, इसलिए साइंस का एक सिस्टमेटिक ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है नॉलेज। ऐसे नहीं है कि जो चीज उठाई वो पढ़ ली, जो चीज उठाई पढ़ ली, नहीं। एक ऑर्गेनाइज्ड है, एक सिस्टम है उसको काम करने का। उसका फर्स्ट पॉइंट कैरेक्टरिस्टिक क्या बोल रहा है, फीचर क्या बोल रहा है कि वो सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज की। अब स्टडी मटेरियल है हमारे पास साइंस के लिए, बुक्स अवेलेबल होती हैं कितनी सारी। एंड आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, तो इंटरनेट पे इतना कुछ हमें मिल जाता है, अगर कोई भी चीज़ हम टाइप करते हैं वो भी मिल जाती है। बुक्स है, इंटरनेट है, तो वो क्या है हमारे पास, एक सिस्टमेटिक बॉडी है नॉलेज लेने की, एक सिस्टमेटिक तरीका है, हमारे पास सोर्सेज अवेलेबल है। मैनेजमेंट में भी वैसे, मैनेजमेंट में अब क्या है, हमने मैनेजमेंट की स्टडी करनी है। कोई बच्चा डिप्लोमा करता है मैनेजमेंट में, कोई बच्चा एमबीए करता है, सो दैट वो मैनेजमेंट के मैनेजर वगैरह की पोस्ट के लिए क्या कर सके, अप्लाई कर सके। वो क्या है, एक सिस्टमेटिक, एक सिस्टम होता है। बुक्स पढ़ते हैं, उसी अकॉर्डिंग नॉलेज गेन करते हैं। फिर बिजनेस क्या होता है, जब आप एमबीए करते हो तो उन्होंने क्या करना होता है,
फर्स्ट ईयर में तो वो स्टडी करवाते हैं, बुक्स को स्टडी करवाते हैं, एक सीक्वेंस, एक सिस्टमेटिक पैटर्न होता है। फिर आपको वर्चुअल मतलब वर्चुअल नॉट वर्चुअली वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करवाते हैं कि ये चीज़ ऐसे नहीं ऐसे होती है, एक रियल में दिखाते हैं उस चीज़ को। फर्स्ट वो क्या कर रहे हैं, बुक्स से करवा रहे हैं, फिर उनको रियल चीज दिखाते हैं, फिर कंपनीज में प्लेसमेंट होती है। ये क्या है, एक सिस्टमेटिक तरीका है हमारे पास। क्या है, वैसे जैसे साइंस में एक सिस्टम चलता है, वैसे मैनेजमेंट भी क्या है, सिस्टमेटिक वे है, ऑर्गेनाइज्ड बॉडी है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। अब क्या है कि जो हमारे प्रिंसिपल होते हैं साइंस के, कोई ऑब्जर्व कर रहे हैं, कोई चीज हम टेस्ट कर रहे हैं, बार बार एक्सपेरिमेंट करके करते हैं। अगर एक बार एक्सपेरिमेंट किया उसमें रिजल्ट कोई डिफरेंट आया, नेक्स्ट टाइम एक्सपेरिमेंट किया उसमें रिजल्ट कोई डिफरेंट आया, तो वो क्या है, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन कर रहे हैं रेपिटेडली, ताकि वो क्या है कि ऑब्जर्वेशंस को क्या करें, ले सके डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस को। उसी तरह मैनेजमेंट में है। मैनेजमेंट में भी क्या होती है कि कोई चीज उन्होंने अप्लाई कर दी, कोई मेथड अप्लाई कर दिया, स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी, उसमें क्या कैसा रिजल्ट आ रहा है, आउटकम अच्छा आ रहा है, जो उन्होंने सोचा था वैसा आ रहा है या नहीं आ रहा है, उसमें चेंज करने की जरूरत है। बट इसमें क्या होता है, मैनेजमेंट में हम इसको प्रॉपरली अप्लाई नहीं कर पाते। जैसे हम साइंस में करते हैं ना एक्सपेरिमेंट्स, वैसे हम मैनेजमेंट में नहीं कर पाते। मैनेजमेंट में क्यों नहीं कर पाते, क्योंकि हमने मैनेज किसको करना है, लोगों को करना, ह्यूमन बीइंग को करना है ना। हमने मैनेज किसको करना है मैनेजमेंट में, ह्यूमन बीइंग्स को करना है। तो ह्यूमन बीइंग्स का हम नेचर नहीं समझ पाते। हर टाइम ये नहीं होता कि हमें पता है कि उस बंदे में के दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, किस बेसिस पे सोच रहा है। इसलिए हम उसका एग्जैक्ट पिक्चर नहीं ले पाते, क्योंकि उसमें क्या आ जाता है, हमारे पास ह्यूमन बीइंग्स पे हम एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, उनकी थिंकिंग पे कर रहे होते हैं, उनकी एफिशिएंसी पे कर रहे होते हैं। ठीक। नेक्स्ट है यूनिवर्सल वैलिडिटी। अब क्या होता है कि जो चीज साइंस ने बोल दी वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगी ही होगी। अब यही चीज है ना, साइंस ने जो चीज बोल दी, अगर उन्होंने बोल दिया कि पानी का फॉर्मूला होता है H2O, मतलब H2O ही होगा। अगर उन्होंने बोला ऑक्सीजन का फॉर्मूला होता है O2, तो ऑक्सीजन का फॉर्मूला O2 ही होगा। वो क्या है, यूनिवर्सली एप्लीकेबल होगा, यूनिवर्सली क्या हो गया, वैलिड हो गया। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ नहीं होता। मैनेजमेंट में ये चीज नहीं एग्जिस्ट करती। ये क्या है, मैनेजमेंट को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज करना पड़ता है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। अब क्या सिचुएशन है, कैसे लोग अपने आप को यहाँ आप देखना चाहते हैं, अब लोग इस चीज को अडॉप्ट करेंगे या नहीं करेंगे, लोग इस चीज पे वर्क करेंगे या नहीं करेंगे, हर चीज को उसको क्या करना पड़ता है लोगों को, मैनेजमेंट। ठीक है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि हमारे पास इस चीज की एग्जिस्टेंस नहीं है, क्योंकि वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, चेंज होता है। इन मैनेजमेंट change according to situation। ठीक है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल नहीं है। अब इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज तो ये कंप्लीटली है, बट ये फुली नहीं है। कुछ हद तक प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट होता है, बट फुली नहीं है, क्योंकि इसमें ह्यूमन का नेचर आ जाता है, तो हमें पूरा एग्जैक्ट पिक्चर नहीं शो होती। क्लियर। नेक्स्ट, मैनेजमेंट एज आर्ट। अब मैनेजमेंट आर्ट कैसे, उस चीज को स्टडी करेंगे। अब मैनेजमेंट में हम क्या देखते हैं, आर्ट में क्या देखते हैं, स्किल्स, हमारी क्या चीज अप्लाई होती है, स्किल्स, क्रिएटिविटी, जो हमारे पास स्किल्स हैं, जो हमने इनहेरिट की है, कोई क्रिएटिविटी है जो हम कर सकते हैं, तो वो इस चीज में आर्ट में होती है। आप कोई ड्राइंग कर रहे हो, उसमें अगर पर्सन के पास स्किल होंगे तो ही वो ड्राइंग कर सकता है। मेरे जैसे को जिसको ड्राइंग भी नहीं आती, वो थोड़ी जाके ड्राइंग करना शुरू कर देगा, वो तो पता नहीं क्या बना देगा। उसी तरह मैनेजमेंट में भी क्या होता है, आर्ट होती है। मैनेजमेंट क्या होती है, हमारे पास आर्ट होती है। फर्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज और एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। मैंने बोला है ना, थ्योरेटिकल जैसे क्या होता है कि सिस्टमैटिक नॉलेज होती है, डिफरेंट बुक्स हमारे पास अवेलेबल होती है। ठीक है, डिफरेंट बुक्स अवेलेबल होती हैं, वैसे मैनेजमेंट के लिए। थ्योरेटिकल नॉलेज मैनेजरियल स्टडीज होती है ना। अब हम ऑनलाइन भी कभी कभार लोग मंगाते हैं, हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस, वो थ्योरेटिकल नॉलेज हो जाती है। जब उस चीज को हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, वो क्या हो जाती है हमारे पास,
प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाती है। फर्स्ट तो हम उस चीज को स्टडी करते हैं ना। अब कोई फॉर्मूला बताता है कि ये चीज, अब हम क्या कहते हैं कि स्टडी करनी चाहिए। स्टडी का सिस्टम क्या होता है कि फर्स्ट 50 मिनट्स देन 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट्स स्टडी देन 10 मिनट ब्रेक। ठीक, ये चीज होती है, फॉर्मूला होता है। वो क्या है हमारे पास थ्योरेटिकल, ये चीज क्या है थ्योरेटिकल हम रीड की है मैंने कहीं बुक से या कहीं किसी की पीपीटी से, कहीं तो मैंने रीड की होगी ना ये चीज या कहीं सुनी होगी। ठीक, सुनी है वो क्या होगी थ्योरेटिकल होगी। जो मैंने बुक रीड किया उस पे से मुझे नॉलेज मिली है वो क्या होगी थ्योरेटिकल होगी। जब मैंने उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कर दिया, जब मैं 50 मिनट्स पढ़ के 10 मिनट्स ब्रेक, 50 मिनट पढ़ रही हूँ 10 मिनट ब्रेक कर रही हूँ, तो वो क्या होगा प्रैक्टिकली हो गया। तो आर्ट क्या है, अब हमारे पास थ्योरेटिकल नॉलेज होती है। अब हम जैसे क्या है आर्ट करने से पहले भी हम चीज़ों को स्टडी करते हैं। कलर, कौन सा कलर किस में मिक्स करके कौन सा शेड आएगा, कौन सा कलर किस में मिक्स करके कौन सा शेड आएगा, वो क्या है थ्योरेटिकल नॉलेज ही है ना। जब उसको हम कर लेते हैं वो क्या हो जाती है प्रैक्टिकल हो जाती है। ठीक, नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन क्या होती है, जैसे अब क्या होता है कि अपने पर्सनल स्किल्स, जो हमारे पास स्किल्स हैं वो हम अप्लाई कर देते हैं। जो हमारे पास, जिसके पास स्किल्स नहीं है, अब हम एज अ टीचर, मेरे पास एक स्किल है कि हम टीच करना है मुझे, तो वो क्या है मैं पर्सनली उसको क्या कर रही हूँ अप्लाई कर रही हूँ। मैं आपको यूट्यूब के थ्रू, आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू क्या कर रही हूँ पढ़ा रही हूँ, पर्सनलाइज कर रही हूँ, पर्सनल अपनी एप्लीकेशन कर रही हूँ, अप्लाई कर रही हूँ। उसी तरह मैनेजमेंट में क्या करते हैं लर्नर्स, डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज को प्रिंसिपल्स को क्या करेंगे वो स्टडी करेंगे, फिर उनको क्या करेंगे यूज करेंगे डिफरेंट सिचुएशन में। ठीक है, बाय अप्लाइंग पर्सनल स्किल्स एंड क्रिएटिविटी अपनी। अब हमने क्या है कि मैं एक चीज को मैं अपने अकॉर्डिंग समझ रही हूँ, एक इंसान, अब थ्योरीज मैंने पढ़ लिया है, प्रिंसिपल्स मैंने पढ़ लिए हैं, मैंने हर चीज पढ़ ली है, बट उस चीज को अप्लाई करना है, मैं अपनी स्किल्स और क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग अप्लाई करूंगी ना। जो मुझे चीज पता चली है, तो जो चीज मैंने अंडरस्टैंड की है, ठीक है, वो क्या हो जाती है हमारे पास पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन हो जाती है। नेक्स्ट क्या है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब वो चीज बार बार रिपीट हो रही है कि जो चीज हमारी मैनेजमेंट है वो किस पे बेस्ड होती है, हमारी प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी पे। इसको क्या है हमें टाइम टू टाइम अपने मैनेजरियल स्किल्स को क्या करना पड़ता है इम्प्रूव करना पड़ता है। टाइम टू टाइम अपने मैनेजरियल स्किल्स को क्या करना पड़ता है इम्प्रूव करना पड़ता है। अब कभी कोई न्यू थ्योरी आ गई या कोई नवा प्रिंसिपल आ जाए तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट करना पड़ेगा, उसी अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को चेंज करना पड़ेगा। इसलिए ये क्या होता है प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी पे भी बेस्ड होता है। सो क्या है मैनेजमेंट एज आर्ट हमारे पास क्या कर रहा है एग्जिस्ट कर रहा है फुली। ये क्या कर रहा है हमारे पास फुली एग्जिस्ट कर रहा है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट एज प्रोफेशन। अब मैनेजमेंट एज प्रोफेशन कैसे हुआ, उससे पहले मैनेजमेंट एज प्रोफेशन, अब हम क्या कह सकते हैं मैनेजमेंट एज साइंस एज वेल एज आर्ट। साइंस एंड आर्ट कहाँ पे होगा, जो साइंस के होंगे वो फर्स्ट 2 हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे एंड आर्ट के हमारे पास ऑल 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोफेशन वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। अब इसमें भी क्या है सिस्टमैटिक नॉलेज होगी हमारे पास, सिस्टमैटिक बॉडी होगी नॉलेज की। ठीक है, प्रोफेशनल टू गेट स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ दैट प्रोफेशन। अब किसी ने प्रोफेशन गेन करना है, किसी ने उस चीज के प्रति नॉलेज गेन करनी है, सिस्टमैटिक बॉडीज होती हैं। अब एमबीए की अगर आप डिग्री करना चाहते हो तो उसके लिए कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज अवेलेबल हैं। ठीक है, वो क्या है एक वेल डिफाइंड बॉडीज है, लार्ज नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल है मैनेजमेंट के लिए। ठीक है, मैनेजमेंट को स्टडी करने के लिए, इसीलिए ये क्या है वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज। नेक्स्ट है रिस्ट्रिक्टेड एंट्री। अब इसमें ये तो नहीं है कि रिस्ट्रिक्ट जैसे एमबीबीएस में होता है, डॉक्टर में होता है, लीगल में होता है कि उनको पहले अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा और उनको लाइसेंस मिलेगा तभी वो अपना प्रोफेशन को क्या है वर्क कर सकते हैं। एमबीए में तो नहीं ये चीज है। अब जो लोग इतने टाइम से अपने बिजनेस स्टार्ट करके बैठे हैं चला रहे हैं, क्या उन्होंने सभी ने एमबीए कर रखी होगी? नहीं ना, उनके खुद के स्किल्स थे उस टाइम पे, जो उन्हें मतलब उनमें स्किल्स थे, उनमें क्रिएटिविटी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने काम किया। जरूरी तो नहीं है कि एमबीए के लिए कि उनको लाइसेंस मिलेगा तो ही एमबीए का काम कर पाएंगे, नहीं ना। कंपनीज तो सिंपली क्या कहते हैं डिग्रीज मांगती हैं एमबीए के। अभी ये चीज क्या हुई एग्जिस्ट नहीं हुई कि रिस्ट्रिक्टेड एंट्री,
अभी इसकी मतलब हुआ नहीं, बट ये क्या है, इन फ्यूचर ये चीज एग्जिस्ट हो सकती है। ये नहीं कहूंगी कि हो जाएगी, बट हो सकती है। बट ये रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, जैसे डॉक्टरी में होता है उनको लाइसेंस लेना पड़ता है, लॉयर को भी लाइसेंस लेना पड़ता है अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो, बट मैनेजमेंट के लिए ऐसा कोई जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशंस। प्रोफेशनल एसोसिएशंस क्या है कि हमें कोई चीज़ की रजिस्टर करवाना पड़ता है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस जैसे होगी उसके लिए होती है, लॉ के लिए होती है हमारे पास, जिसने लॉ किया, एडवोकेट के लिए होती है हमारे पास बार काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन है, प्रोफेशनल बॉडी है, ठीक है, जो क्या करती है, उनको लाइसेंस प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस होना जरूरी है। बट मैनेजमेंट में ऐसा कुछ भी नहीं है। कुछ एथिकल रूल्स, कुछ एथिकल कोड्स हैं, कुछ एथिकल कोड्स हैं, कुछ मेंबरशिप रूल्स हैं। अब कोई इंसान अगर कंपनी में काम कर रहा है और अपने कस्टमर्स को भी गलत चीज सेल कर रहा है, गलत वे में, गलत तरीके से कोई गलत इंफॉर्मेशन देके, तो वो क्या है, एथिकली रॉन्ग है। इसमें एथिकल कोड्स एंड रूल्स हैं, बट ये नहीं है कि इसमें कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन, इसमें कोई प्रोफेशनल एसोसिएशन नहीं है। बट उन्होंने क्या कहा है कि इसमें कुछ एसोसिएशन है, बट कोई ऐसा एज सच जैसे लॉयर और एक डॉक्टर के लिए बहुत ज़्यादा अपने आप को रजिस्टर करवाना, फिर उसका लाइसेंस लेना, कुछ फॉर्मेलिटीज पूरी करना, वैसा कुछ भी नहीं है तो मैनेजमेंट के लिए, ठीक। नेक्स्ट है एग्जिस्टेंस ऑफ एथिकल कोड्स। वो चीज़ मैंने बता दिया कि एथिकल कोड होना जरूरी है। ये नहीं है कि कल इंसान गलत काम कर रहा है कंपनी के साथ भी, जो उस कंपनी की चीज़ खरीद रहे हैं, बाई कर रहे हैं कस्टमर्स, उनके साथ भी गलत चीज़ कर रहे हैं। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए वहां पे एथिकल कोड्स एग्जिस्ट करते हैं, ठीक। बट अभी क्या है कि प्रॉपरली हम ये नहीं कहेंगे, बट ये क्या है कि लीगली अभी कंपल्सरी नहीं हुए, बट हाँ कि ये कुछ कंपनीज क्या है कि कर देती हैं अपने बिहाफ पे कि कल को ये ना हो कि कंप्लेंट्स आए, बट अभी लीगली ये क्या है, कंपल्सरी नहीं हुए। बट हाँ कि उन्होंने बोल दिया है कि आप एथिकल कोड्स अपनी कंपनी में जरूर हो। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव क्या होता है कि हमें लोगों को सर्व करना है। पहले क्या होता था, हर कोई प्रॉफिट 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 प्रॉफिट, सिर्फ प्रॉफिट का सोचता था। बट आज के टाइम पे वी नो कस्टमर्स आर वेरी मच अवेयर, कस्टमर्स को हर चीज का पता है कि कौन सी चीज हमारे लिए बेटर है एंड कौन सी चीज हमारे अगेंस्ट है, हर किसी को पता है ये चीज। इसलिए अभी हमारे पास वो चीज प्रॉपर नहीं इम्प्लीमेंट हुई है। पहले लोगों के में सिर्फ यही होता था कि हमें प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है, प्रॉफिट अर्न करना है। अभी उन्होंने बोला कि सिर्फ प्रॉफिट से काम नहीं चलेगा, हमें प्रॉफिट के साथ साथ लोगों को सर्व करना है। मार्केट में अगर सरवाइव करना है लंबे समय के लिए, तो हमें लोगों की सोशल ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना होगा अलोंग विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स। पैसे के साथ साथ हमें लोगों की, सोसाइटीज के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी क्या है, ध्यान में रखना होगा। हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे ऑब्जेक्टिव्स, वो चीज यहाँ पे आएगी, ठीक। अब इसमें कौन सा पॉइंट एग्जिस्ट करता है एज अ प्रोफेशन, इसमें सिर्फ फर्स्ट पॉइंट एग्जिस्ट करता है, बाकी के अभी कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुई, कंप्लीटली इंप्लीमेंट नहीं हुई। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। उस फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं कुछ दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली 4-5 दिनों में आपको केस स्टडीज प्रोवाइड करना शुरू कर दूंगी, सो दैट आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो केस स्टडीज की। पेपर बेसिक्स को भी पढ़ो, क्योंकि बेसिक्स पे ही डिपेंड है केस स्टडीज। जब आपका बेसिक्स क्लियर होगा, वैसे आप जब केस स्टडी सॉल्व करोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया, ठीक है चलो अब मैं नेक्स्ट चैप्टर पे जाऊंगा, ठीक है। वो चीज करनी,
ये नहीं है कि इसमें वो सारा कुछ वही केस स्टडीज कर रहे हो बस बहुत है, नहीं, आपको बेसिक्स अपने बहुत ज्यादा क्लियर रखने पड़ेंगे तो केस स्टडीज आपकी इजीली हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम कर रहे हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में क्या है कि कोई ना कोई हमारे पास बेसिक फंक्शंस होते हैं करने के लिए। फर्स्ट फंक्शन है प्लानिंग। अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, व्हाट टू डू, व्हेन टू डू, हाउ टू डू एंड हु इज गोइंग टू डू इट, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस हम दिमाग में रख के फ्यूचर के लिए क्या करते हैं, प्लानिंग करते हैं। ठीक है, अगर हम किसी चीज, मैंने बिजनेस है, अगर बिजनेस में फ्यूचर का नहीं सोचेंगे तो आपको भी पता है जो इस कोरोना काल में हुआ है, कोरोना की सिचुएशन में हुआ है, बहुत सारी कंपनीज जिन्होंने इन फ्यूचर अपने फ्यूचर की प्लानिंग प्रॉपर से नहीं कर रखी थी, उनको अपने आप को बैकआउट करना पड़ा था। बहुत सारी कंपनीज क्या हुई थी, शट डाउन हुई थी, बहुत सारे एम्प्लॉयज क्या हो गए थे, रिमूव करने पड़े थे। इसलिए हर एक बिजनेस को प्लानिंग करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। ठीक है, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, कौन करेगा, हर चीज़ को क्या है, प्लान करके चलना पड़ता है। प्लानिंग क्या है, तो ब्रिज की तरह काम करती है, एक ब्रिज की तरह काम करती है, एक गैप को फिल करती है जो आज और आने वाले कल में होने वाला, जहां हम आज हैं और जहां हम कल पहुंचना चाहते हैं, जो जहां हम आज हैं टुडे, जहां हम रीच करना चाहते हैं, पहुंचना चाहते हैं, उस चीज को बता। ठीक है, उस चीज को बता जहां हम आज हैं और जहां हम पहुंचना चाहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग। अब हम क्या करेंगे, हर एक एक्टिविटीज को क्या कर लेंगे, ऑर्गेनाइज कर लेंगे, एक तरीके से रख लेंगे। फ्रेमवर्क क्या है कि हाउ मेनी यूनिट्स, सब यूनिट्स, डिपार्टमेंट, हमें कितने यूनिट्स चाहिए, कितने सब यूनिट्स चाहिए, कितने हमें डिपार्टमेंट्स चाहिए, कौन कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है, तो कितने हमारे पास पोस्ट पड़ी हैं, कितनी हमारे पास पोस्ट वेकेंट है, कितनी हमारे पास, हर चीज़ की ऑर्गेनाइज करेंगे, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फिर वर्क करते हैं। ठीक है, हर चीज़ को क्या करेंगे, ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसी अकॉर्डिंग हम अपना क्या करेंगे, आगे का डिसीजन लेंगे। ठीक है, जब हमने ऑर्गेनाइज कर लिया, अब जैसे अगर मैं आपको बोलूं कि अगर किसी जॉब के लिए आप अप्लाई करने जा रहे हो, सबसे पहले वो क्या करते हैं, हर चीज़ को ऑर्गेनाइज करते हैं, कितने डिपार्टमेंट्स हमें चाहिए, कितनी यूनिट्स हमें चाहिए, कितनी सब यूनिट्स हमें चाहिए, देन वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर वैकेंसीज निकालते हैं कि हाँ 720 वैकेंसीज ये पोस्ट के लिए, इतनी क्वालिफिकेशन, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज ही कर रहे हैं। प्लान कर लिया कि हमने ये चीज़ करनी है, कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब प्लान कर ली, फिर उस चीज़ को क्या कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया कि हमें यहाँ पे इतनी चीज़ चाहिए, यहाँ पे इतनी चीज़ चाहिए, इतने डिपार्टमेंट्स चाहिए, इतने सब यूनिट्स चाहिए, इतने यूनिट्स चाहिए। ठीक है, उन चीज़ों को क्या कर लिया उन्होंने, ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद अब क्या होगा, स्टाफिंग। स्टाफिंग क्या हुआ, अब लोगों को बता दिया कि हमें 720 एम्प्लॉयज़ चाहिए हमारी कंपनी के लिए, इस पोस्ट के लिए ये क्वालिफिकेशन है। फिर क्या करते हैं, लोग अप्लाई करते हैं, जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई में क्या होता है कि जब आपके पास एप्लीकेशंस आ गई, आप अपने उसी अकॉर्डिंग क्या करते हो, छांट लेते हैं कि निकाल लेते हैं कि कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है। कंपनी वाले, बिजनेस जो लोग चला रहे होते हैं, वो अपने अकॉर्डिंग क्या करते हैं, सॉर्ट आउट कर लेते हैं, कौन सी हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, जो हमें चाहिए उसको क्या कर रहे हैं, वो सॉर्ट आउट कर लेते हैं। सॉर्ट आउट करने के बाद वो क्या करना शुरू करते हैं, रिक्रूट करना शुरू करते हैं, सिलेक्ट करते हैं, रिक्रूट करते हैं लोगों को, ठीक है, अपॉइंट करते हैं, फिर उनको ड्यूटीज असाइन करते हैं। ऐसे क्या करते हैं, एक कोऑर्डिनेटर रिलेशन क्रिएट करते हैं। ठीक है, जब लोग आ जाते हैं उनको फिर रिक्रूट करना, सिलेक्ट करना, अपॉइंट करना, उनको ड्यूटीज असाइन करनी। ठीक है, जब लोग आ गए, कंपनी में एम्प्लॉयज आ गए, उनको ड्यूटीज असाइन कर दी, तब उनको क्या किया जाता है, डायरेक्शन, कि आपको ये वाला काम करना है, इससे अकॉर्डिंग करना है,
ठीक है। वो क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उनको बताते हैं कि आपको ये वाली एक्टिविटीज करनी है, उनको मोटिवेट करते हैं, उनको सुपरवाइज करते हैं, उनको कम्युनिकेट करते हैं। ऐसे तो है नहीं कि न्यू पर्सन आया उसको कहा चलो काम पे शुरू कर दो, नहीं, उनके साथ उनको थोड़ा बहुत माहौल देना शुरू करते हैं कि हाँ वो क्या है, कोऑर्डिनली हमारे पास क्या हो जाए, एडजस्ट हो जाए, ठीक है। फिर उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं कि ये काम आप ऐसे करोगे, उनको मोटिवेट करते हैं, ठीक है, काम करने के लिए। नेक्स्ट है कंट्रोलिंग। प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। हर चीज, कोई भी चीज बिना प्लान के नहीं चलती। एंड कंट्रोल, अगर हमने कोई चीज सेट कर ली है तो उसको कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब क्या होता है, कंट्रोल करना भी जरूरी है। अब क्या होता है कि बच्चे कभी कभार क्या होते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, ठीक है, अपनी मन मर्जी करना शुरू कर देते हैं। फिर उनको क्या है, कंट्रोल करते हैं ना पेरेंट्स। वही चीज हमें बिजनेस में लेके आना भी जरूरी होता है, ठीक है। ऐसे तो नहीं कि जो बंदा कर रहा है, जिसका मन कर रहा है जो करता रहेगा, नहीं। जो हमने एक्चुअल परफॉर्मेंस के बारे में सोच रखा है और जो हमने प्लान कर रखा है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है, हम वो क्या करेंगे, मैच करके देखते हैं। जो हमने प्लान कर रखा है एंड जो एक्चुअल परफॉर्मेंस हमारे पास आ रही है वो हम देखेंगे कि हमारे अकॉर्डिंग आ रही है या नहीं आ रही। उसी अकॉर्डिंग फिर अपने एम्प्लॉइज को, अगर तो हमारा एक्चुअल सेम मैच कर रहा है तो हम अपने एम्प्लॉइज को क्या करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। अगर नहीं कर रहा तो उनको थोड़ा स्ट्रिक्ट होके, थोड़ा मतलब मोटिवेट करके, थोड़ा जैसे उनको मतलब ऑब्वियस, हर किसी का अपना तरीका होता है समझाने का, अंडरस्टैंड करवाने का, वही चीज करते हैं, ठीक। दीज आर द नेचर ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। इस चैप्टर के 2 टॉपिक्स रह गए हैं, वो हम कल करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। आप मुझे जितना सपोर्ट करोगे मैं आपकी उतनी ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश करूँगी। आपको मैंने बोल दिया कि आपको केस स्टडीज़ मिलनी शुरू हो जाएंगी। जैसी आपकी सपोर्ट मिलेगी वैसे मैं आपको केस स्टडीज़ प्रोवाइड करती रहूँगी। 3 बुक्स मिली, 3 बुक्स में से 4 बुक्स मिली मुझे, 4 बुक्स में से। बट अगर जिस दिन आपने मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं केस स्टडीज देनी बंद कर दूंगी, मैं सिर्फ बेसिक्स पे फोकस करूंगी। बिकॉज मुझे भी पता है बहुत एफर्ट्स लगते हैं आपको 4-5 बुक्स में से ढूंढ के, नेट से उठा के हर चीज को एक प्रॉपर वे में देना। एंड आपको केस स्टडीज मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स लर्न टुगेदर। आप जाओ और उसको भी ज्वाइन कर लो, सो दैट आपको वहां पे केस स्टडीज मिल जाएं। ऐसे ना हो कि आप केस स्टडीज के बिना रह जाएं। आपकी फुल हेल्प करना चाहती हूँ, सो दैट आप कंप्लीटली उस चीज का फायदा उठाइए। आपके लिए, मेरे लिए नहीं है ये चीजें, ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस वंस अगेन। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।